देखिए ध्यान से, ये जो है ये क्या है, कक्षा 11 वालों के लिए जो चौथा पाठ है उसका नाम क्या है? रासायनिक बंधन, रासायनिक आबंधन तथा आणविक कक्षक सिद्धांत। ये जो है कक्षा 11 वालों के लिए पाठ 4 का जो है लेक्चर नंबर 4 है। यहाँ लिख दे रहा हूं मैं पाठ 4। ठीक है, इसके पहले आपने क्या पढ़ा है? इसके पहले आपने पढ़ा है पाठ 3, पाठ 3 नहीं, लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में आपको पढ़ाया गया किसके बारे में? उपसहसंयोजी बंध के बारे में। ठीक है, और उपसहसंयोजी बंध मैंने बहुत सारे बनवाए हैं, जिससे मान लो आपको याद होना चाहिए। जैसे कोई कह दे SO2 का बनाओ, तो ऐसे बना के छोड़ दिया करें, S डबल बॉन्ड हो, ऐसे एक उपसहसंयोजी बंध बना दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। कोई कहे SO3 का बनाइए, तो आप बना के रट लेंगे से यस, एक डबल बॉन्ड बना लो, बाकी 2 क्या बनेंगे? उपसहसंयोजी बंध। और आपने क्या बनाया है? आपने बनाया है HNO3 का। HNO3 का ऐसे बना दिए, OH बना दो, N डबल बॉन्ड O कर दो, इधर ये उपसहसंयोजी बंध, या ऐसे ऊपर कर दो। ये HNO3 का स्ट्रक्चर है। H2SO3 का स्ट्रक्चर क्या होगा? 2 OH बॉन्ड पाए जाते हैं, यस। इसके बाद एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा? इस तरीके से उपसहसंयोजी बंध बना लेता है। और सल्फर के, हाँ OH का बॉन्ड दिखा दो, क्या दिक्कत है? OH का बॉन्ड दिखा दीजिए, कोई बात नहीं, बस जानते रहो आप। और इसका सल्फर का 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, क्यों? क्योंकि बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो एक यहाँ देगा, एक यहाँ देगा, 2 यहाँ देगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन देगा सल्फर। एक यहाँ, एक यहाँ, हाँ 2 यहाँ, फिर बचेगा इसका एक लोन पेयर। और H2SO4 का कैसे बनेगा? 2 OH बॉन्ड, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको ये घर के लिए दिया था 3 वर्ग। ये 3 स्ट्रक्चर जो है आपको घर से दिए गए थे, घर से बना के आइए। इसके बाद आज थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पढ़ेंगे आप, उसके बाद ये सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपसे कहे कोई कि H3PO4 का स्ट्रक्चर बनाइए, तो H3PO4 की संरचना कैसे बनाएंगे आप? आपको मैंने बताया था इसमें जो है यहाँ पे 3 OH बॉन्ड पाए जाते हैं। 3 H प्लस निकलने का मतलब वही है कि यहाँ पे 3 OH बॉन्ड, यहाँ पे 2 OH बॉन्ड, और यहाँ पे 1 OH बॉन्ड। थोड़ा याद कर लीजिए आप, यहाँ पे 3 OH बॉन्ड, 2 OH बॉन्ड, 1 OH बॉन्ड। H3PO4 का नाम जानते हैं क्या? फास्फोरिक अम्ल है। क्या नाम है? फास्फोरिक एसिड। जानते कैसे बनता है इसका स्ट्रक्चर? फास्फोरस रखेंगे आप बीच में, इसके पास 3 OH बॉन्ड, इसके बाद अब देखो यहाँ एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, 3 H और 3 O, मतलब 3 OH बॉन्ड पाया गया है, आपको रटना पड़ेगा। बचा है केवल एक ऑक्सीजन। और फास्फोरस के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फास्फोरस के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉनों को इसने बॉन्ड बना लिया, 2 बचे हुए। अब जानते हैं ये क्या करता है? इसको इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन दे देता है ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन जो आएगा ना वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करना चाहेगा, लेकिन फिर इसके पास कितने हो जाएंगे? 3 दूनी 6। जब अगर ऑक्सीजन भी अपना 2 शेयर कर देगा तो 2 2 4, 6 4 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अष्टक नियम का फॉलो नहीं करेगा, ये फॉलो नहीं करेगा उसको। तो अष्टक नियम को फॉलो करने के लिए ये केवल अपना ही दोनों इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, अगर आपसे कोई कहे H3PO3 का बनाओ, इसका जानते हैं, इसका नाम है आर्थोफास्फोरस एसिड, आर्थोफास्फोरस अम्ल। जानते हैं कैसे बनता है आर्थोफास्फोरस अम्ल? यहाँ पे कितने OH बॉन्ड? 2 OH बॉन्ड, तो यहाँ पे 2 OH बॉन्ड बना लीजिए, जो भी है आपको रखना पड़ेगा इसको। यहाँ पे 3 OH बॉन्ड, यहाँ पे 2 OH बॉन्ड। इसके बाद जानते हैं क्या बचा है? देखो एक H बचा हुआ है और एक O, तो उनको साथ में नहीं जोड़ना है, नहीं तो 3 OH बॉन्ड हो जाएगा, H को अलग, O को अलग। तो यहाँ पे जानते हैं जो ये यहाँ से इसके साथ H जुड़ जाता है, एक ऑक्सीजन बचा नहीं है,
इसके साथ इस प्रकार का बंध बनाता है। हाँ, जो एक O और एक H बचे हुए हैं वो अलग अलग जुड़ेंगे, H अलग O अलग। अगर बात करें अगला, किसकी बात भाई, H3PO2P, इसका नाम है हाइपोफास्फोरस एसिड, हाइपोफास्फोरस अम्ल। इसका आप कैसे बनाएंगे, यहाँ पे एक OH बॉन्ड, फास्फोरस के पास एक OH बॉन्ड, बाकी क्या होगा, नहीं 2 H बचेगा, एक O बचेगा, तो दोनों H को अलग अलग जोड़ना है, फास्फोरस के साथ H को अलग अलग, O को अलग। इसको फटाफट छाप, तुरंत छापिए। देखिए ध्यान से, इसका तो बना लेंगे आप, हाइपोफास्फोरस अम्ल, एक OH बॉन्ड, 2 PH बॉन्ड, एक O बॉन्ड। उसके बाद इसको देखिए आप, क्या देखो Al2Cl6, जानते हैं क्या होता है, ये AlCl3 का द्विलक होता है। अंग्रेजी में बोलते डाइमर, दो AlCl3 मिलकर ये बनाते हैं Al2Cl6, और ये इसी रूप में पाया ही जाता है, स्थायी रहता है। AlCl3 Al2Cl6 के रूप में स्थायी होता है। अगर कोई कह दे कि Al2Cl6 की स्ट्रक्चर बनाइए, तो सबसे पहले आप AlCl3 का स्ट्रक्चर बनाओ। जानते कैसे बनता है, ऐसे बनाइए आप, AlCl3 बनता है। इसी प्रकार एक और AlCl3 बनता है, भाई 2 अणु है ना। अब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, देखो एल्यूमिनियम के बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन, तीनों बॉन्ड बना लिया है, यहाँ भी तीनों बॉन्ड बना लिया है। इसके बाद जानते कैसे जुड़ते हैं, जो आपका क्लोरीन है इसका अष्टक पूरा है, क्लोरीन का अष्टक क्या है, पूरा है। यहाँ भी क्लोरीन का अष्टक, भाई हर जगह क्लोरीन का अष्टक पूरा है, बता दे रहा हूँ। तो यहाँ ये क्या करता है ना, इसको इस प्रकार से इस प्रकार से कौन सा बंध बनाता है, उपसहसंयोजी बंध, इस प्रकार से बॉन्ड बनता है। ऐसे यहाँ भी बनता है, ये दोनों आपस में जुड़ते हैं। एक AlCl3 बना ना, अगला AlCl3, इसके Cl इसके एल्यूमिनियम के बीच में उपसहसंयोजी बंध, और इसके Cl इसके एल्यूमिनियम के बीच में क्या बनता है, उपसहसंयोजी बंध। थोड़ा स्ट्रक्चर रटे रहिए आप, नहीं समझ पा रहे हो का? अरे इसमें क्या है यार, Cl का अष्टक पूरा है, तो क्लोरीन क्या करता है, अपना दोनों इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम को देकर उसके साथ में उपसहसंयोजी बंध बनाता है। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और एल्यूमिनियम के पास यहाँ अगर मैं बात कर लूँ अभी ना, अभी के लिए यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, जब तक ये इलेक्ट्रॉन नहीं दिया रहता ना तब 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ भी एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, जब ये बॉन्ड नहीं बनाया। तो इसके अष्टक को पूरा करने के लिए Cl क्या करता है, अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है। अब इसके पास 8 हो जाते हैं, जब ये डोनेट करेगा तो यहाँ भी इसके पास क्या हो जाते हैं, 8। ठीक है, तो थोड़ा याद रखो स्ट्रक्चर को, देखो फटाफट। और इसके बाद इसको समझ लीजिए आप आराम से। देखो ये क्या है, सगडेन का एकल इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। देखो सगडेन का एकल इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या बोलता है ना, कि कोई भी परमाणु हुआ वो साझेदारी करेगा, तो या कह सकते हैं ना बॉन्ड वगैरह बनाकर अपने बाहरी कोष में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते। ये अष्टक नियम को फॉलो करता है। सगडेन का सिद्धांत क्या करता है, अष्टक नियम को फॉलो करता है कि परमाणुओं के बाहरी कोष में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। यहां भी पढ़ा था अपने, परमाणुओं के बाहरी कोष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। हाँ, परमाणु जो है 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए उपसहसंयोजी बंध बना लेता है। 8 इलेक्ट्रॉन को करने के लिए क्या कर सकता है, उपसहसंयोजी बंध बना सकता है। लेकिन यहाँ जो है ना बताया गया है कि परमाणु, मतलब परमाणु कुछ भी करेगा, परमाणु ना 2 परमाणुओं के बीच में, जैसे उपसहसंयोजी जो बंध बना है, इसमें इसके और इसके बीच में 2 इलेक्ट्रॉनों का बॉन्ड बना है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है उपसहसंयोजी बंध। उपसहसंयोजी बंध में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि 2 परमाणुओं के बीच में, परमाणुओं के बाह्यतम कोष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं, चाहे परमाणु 2 परमाणुओं के बीच में एक ही इलेक्ट्रॉन की साझेदारी क्यों ना हो जाए। ये तो 2 इलेक्ट्रॉन की हुई है ना, हालांकि दिया है एक ही परमाणु ने, बात अलग है, लेकिन इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, हालांकि दोनों Cl का है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन Cl का है, लेकिन शेयरिंग तो मानेंगे कि दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। यहाँ भी दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई।
यहाँ बताया जा रहा है कि दो परमाणुओं के बीच में एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो सकती है। जैसे एग्जांपल आपको दिया है PCl5, तो देखो PCl5 में क्या है, फास्फोरस के 5 Cl जुड़ेंगे, मैं बता दे रहा हूँ वैसे इसको मिटाकर, फास्फोरस के 5 Cl होंगे, तो पहले जब 3 Cl जुड़ेगा ना तो फास्फोरस का अष्टक पूरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। जब 3 Cl जुड़ेगा तो इसका अष्टक पूरा हो गया। अभी 2 Cl और बचे, अभी 2 Cl और बचे, ठीक है। अब उनको कैसे एडजस्ट करेगा ये, तो जानते क्या करेगा, और Cl को एक ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता भी है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए भी नहीं। जो क्लोरीन है उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए भी नहीं, कितना चाहिए, 1। तो उस केस में फास्फोरस क्या करता है, Cl को एक ही इलेक्ट्रॉन देता है, अपना एक ही इलेक्ट्रॉन देगा। और जब एक इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बनता है, तो उपसहसंयोजी बंध नहीं बनेगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो बनता है उपसहसंयोजी बंध। जब 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो उसको क्या बोलते हैं, एकल इलेक्ट्रॉन आबंध, 1 इलेक्ट्रॉन द्वारा बनने वाला बंध। ये तो 2 इलेक्ट्रॉन द्वारा बनने वाला बंध है कि नहीं, यहाँ तो एक ही इलेक्ट्रॉन द्वारा बंध बना है, इसलिए उसका नाम क्या है, एकल इलेक्ट्रॉन आबंध। तो यहाँ भी 2 बन सकता है भाई, 2 Cl है, एकल इलेक्ट्रॉन आबंध बन सकता है। उसी प्रकार यदि आप SF6 को बनाइए तो देखो, अगर सल्फर के साथ अगर आप सल्फर के साथ 2F को बना लो, मान लो शुरू में 2F बनाया गया, तो सल्फर के बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन पता है ना, 6। तो जब 2 बना लेगा ना तो अभी इसका अष्टक पूरा हो चुका है, अभी 4F बचे हैं। अभी उनके साथ सिंगल बॉन्ड भी नहीं बनाएगा। क्यों? हाँ अच्छा, आपसे कोई कह दे कि भाई Cl सिंगल बॉन्ड बना सकता था, नहीं। अगर यहाँ Cl सिंगल बॉन्ड बनाता तो इसके पास कितने हो जाते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। देखो अगर अष्टक नियम को फॉलो करेगा तो इसके पास, अगर नहीं करेगा तब 10 होंगे ना। लेकिन अगर ये सिंगल बॉन्ड Cl बना लेगा, Cl का तो अष्टक पूरा है, Cl को दिक्कत नहीं, दिक्कत किसको है, फास्फोरस को। वो अष्टक नियम को फॉलो नहीं कर रहा। तो अष्टक नियम को फॉलो करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे द्वारा बंध बनाता है, एक ही इलेक्ट्रॉन देगा अपना। ये दोनों, ये एक ही इलेक्ट्रॉन इसका भी माना जाएगा, और वो जो एक इलेक्ट्रॉन दिया है वो Cl का भी माना जाएगा, फास्फोरस का भी माना जाएगा। ये जो एक इलेक्ट्रॉन दिया Cl का भी माना जाएगा और फास्फोरस। इसको एकल इलेक्ट्रॉन आबंध कहते हैं। इसको अर्ध तीर बोलेंगे, पूरा तीर ऐसे बनते हैं, आधा तीर ऐसे बना दीजिए आप, इसको अर्ध तीर बोलेंगे, इसको अर्ध तीर द्वारा दिखाया जाता है, ठीक है। अगर कोई आपसे कहे SF6 का बनाइए, तो पहले आप शुरू में 2F बना लो। अभी देखो अष्टक पूरा हो चुका है सल्फर का, अभी F आएगा। F तो F के बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन, F के बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन, वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा तो अगर 8 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन वो भी देगा, 8 हो जाएगा। लेकिन दिक्कत किसको हो जाएगी, सल्फर को। क्यों भाई, अगर मान लो फ्लोरीन आएगा तो भाई एक इलेक्ट्रॉन वो लेके आएगा, अगला फ्लोरीन वो भी एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, ये भी, हाँ 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा भाई। एक F लाएगा एक इलेक्ट्रॉन, अगला F एक इलेक्ट्रॉन लाएगा, अगला F एक इलेक्ट्रॉन, अगला F, तो 2 2 4, और इधर कितना हो गया, 8, 4 का 8 हो जाएगा ना, 12 हो जाएगा। ये तो अष्टक नियम को फॉलो नहीं करेगा। तो अष्टक नियम को फॉलो करने के लिए सल्फर क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन अपना ही दे देता है उसको, 2 नहीं, अपना एक ही इलेक्ट्रॉन। हालांकि मॉडर्न में इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। मॉडर्न जानते हैं, बता रहा हूं सुनो पहले। मॉडर्न में सिद्धांत ये बताया गया कि जो तीसरे, अभी मैं लिखवा दूंगा, तीसरे अथवा उससे उच्च आवर्त के तत्वों की, अगर तीसरे आवर्त का तत्व है, चाहे उससे ज्यादा आवर्त, चौथा पांचवा आवर्त का तत्व है, तो उसके बाहरी कोष में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। मतलब वो अपने इच्छा अनुसार भाई जितना चाहे उतना बॉन्ड बना सकता है। अगर वो तत्व तीसरे आवर्त का है, तीसरे का, ऑक्सीजन के लिए नहीं, ऑक्सीजन बाध्य है अष्टक नियम को फॉलो करने के लिए, नाइट्रोजन बाध्य रहेगा, लेकिन फास्फोरस सल्फर ये सब तीसरे आवर्त के हैं, तीसरे। क्लोरीन तीसरे आवर्त का, तीसरे। ब्रोमीन चौथे आवर्त का। तो जो तीसरे और उससे ज्यादा आवर्त तत्व हो जाएंगे, उनके बाहरी कोष में जितना भी इलेक्ट्रॉन है वो चाहे तो सबका शेयरिंग कर सकते। तो यही लिखाया गया है कि आधुनिक विचारधारा में जो है इस एकल इलेक्ट्रॉन से बनने वाले बंध को मान्यता नहीं दी गई है। बस आप पढ़ लो, इसको ज्यादा फोकस नहीं करना है। मॉडर्न में इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। मॉडर्न में जानते क्या है, सल्फर बताओ, फास्फोरस तीसरे आवर्त का, तीसरे, कि पांचों को पांचों बॉन्ड बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, बता दिया गया। हाँ, मॉडर्न में यही है। आधुनिक में जो सिद्धांत है, आधुनिक सिद्धांत में क्या है
कि अगर वो तत्व जो केंद्रीय परमाणु है वो तीसरे अथवा उससे ज्यादा आवर्त का है तो उस केस में क्या हो सकता है, हाँ उसके बाहरी कोष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन रह सकते। तो फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाएगा, सल्फर 6 बॉन्ड बना लेगा। उसको बोलते हैं सिड्विक। सिड्विक ने नियम दिया था इसका। हाँ इसको लिखिए फटाफट। देखो ध्यान से, सिड्विक की अधिकतम सहसंयोजकता का नियम। देखो सिड्विक की अधिकतम सहसंयोजकता, जानते हैं सहसंयोजकता क्या है? जो परमाणु शेयरिंग करके बॉन्ड बनाते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग करता है ना वही उसकी सहसंयोजकता होती है। जो परमाणु होते हैं जितना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है, कोई परमाणु जितना भी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर देता है वही उसकी क्या होती है, सहसंयोजकता। और अभी आप ये जानते हैं कि सहसंयोजकता कोई भी परमाणु मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, अलग अलग, साथ में नहीं, अलग अलग। लेकिन ये भाई जब 4 शेयर करेगा तो फिर भाई जिससे शेयर करेगा उसका भी 4 होगा, इस प्रकार 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 8। भाई 4 करेगा, 2 करेगा, जैसे मान लो कोई परमाणु बारी को उसमें 6 है तो 2 कर लेगा, फिर 4 बचा रहेगा, मतलब 8 रहेगा कुल मिला के। अष्टक नियम को फॉलो करेगा। लेकिन यहाँ ये बताया जा रहा है अगर वो तीसरे आवर्त का है, तत्व जो है तीसरे आवर्त का अथवा उससे ज्यादा आवर्त का है, तो वो चाहे तो अपने बाहरी कोष में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी रख सकता है। बस ये समझे आप लोग, वो चाहे तो अपने बाहरी कोष में कितना 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। बस आपको इतना याद रखना। जैसे एग्जांपल, जैसे अगर आपसे कोई कहे SO2 का स्ट्रक्चर बनाओ, SO2, SO3, तो अभी आपको ना बस जान लो कि वो तीसरे आवर्त का है बस। उसके बाद आप जैसे बंध बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, आपको उपसंयोजी बंध बनाने की जरूरत नहीं। जैसे SO2 का बनाना हो तो आप ऐसे बनाइए, सल्फर के बाहरी कोष में कितना है, 6 होता है ना, और सल्फर तीसरे आवर्त का है, तीसरे का है, तो सल्फर क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब एक ऑक्सीजन है ना, उसके साथ भी डबल बॉन्ड बनाएगा, इसका 2 बच जाएगा। ये आधुनिक स्ट्रक्चर है SO2 का। ये SO2 का आधुनिक स्ट्रक्चर है, ये थोड़ा उससे आसान है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, वहां तो बोला तो गया है कि तीसरे अथवा उससे ज्यादा आवर्त का होगा तो उसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके पास कितने हो जाएंगे, 4 4 8 2 10, कोई दिक्कत नहीं। हम 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कब? जब वो तीसरे अथवा उससे ज्यादा आवर्त का होगा। अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन है तो इन सबको अष्टक नियम को फॉलो कराना है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन दूसरे आवर्त के हैं, ये सब अष्टक नियम को फॉलो करेंगे। हाँ लेकिन अगर हाँ जो तीसरे आवर्त का आ जाए वो सब अष्टक नियम को फॉलो नहीं करेगा। जैसे SO3 का आ जाए तो SO3 का जानते हैं, ऐसे बनाएंगे, S डबल बॉन्ड हो, यहाँ भी क्या बनानी, भाई ऑक्सीजन डबल ही बनाएगा। बस दिक्कत सल्फर के साथ था कि सल्फर अष्टक नियम को फॉलो कर रहा था, लेकिन अभी बताया दिया गया है कि जो तीसरे अथवा उससे ज्यादा आवर्त के हो जाएंगे तो वो अष्टक नियम को फॉलो करें, ऐसा जरूरी नहीं। कंडीशन होगा तो नहीं फॉलो करेंगे। समझ पा रहे? जैसे अगर आपसे कोई कह दे और PCl5 का बोल दे, यहाँ नीचे लिख रहा हूं मैं PCl5, जानते क्या होगा, यहाँ पे जो फास्फोरस होगा 5 Cl से बॉन्ड बनाएगा। हाँ इजी है, ठीक है। तो यही आपको याद रखना है, आधुनिक में यही है। PCl5 का इसका नाम है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। और बनवा रहा हूँ, आपसे कोई कह दे SF6 का, किसका बोल दे, तो सल्फर के साथ 6F लगा दो। समझ पा रहे हो भाई? सल्फर के बस ये देखना है कि उसके पास बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 बॉन्ड बना लेगा। अगर आपसे कोई कह दे IF7, एक होता है IF7, तो आयोडीन के बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, अरे वो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इन सब के बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन, बाहरी कोष में कितना होता है, 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या कर सकता है भाई, ये सातों का सातों बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इसकी जो है ये जो है तीसरे से ज्यादा आवर्त का है, तीसरे अथवा उससे उच्च। हाँ आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड, ठीक है, हाँ हेक्साफ्लोराइड, ठीक है। देखो ध्यान से, आपसे कोई कह दे जैसे देखो आपसे कोई कह दे H2SO3, अभी मॉडर्न की बात करो, आधुनिक वाला स्ट्रक्चर। आपसे कोई कह दे H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाओ आधुनिक में, तो जानते हैं क्या होता है आधुनिक में? ऐसे बनाएंगे आप, इसका बना दो 2H बॉन्ड,
और सल्फर 2 OH बॉन्ड और एक ऑक्सीजन बचा हुआ है। सल्फर 1 OH बॉन्ड इधर, 1 OH बॉन्ड इधर, जो अगला ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं यार? अभी तक जो आप उपसंयोजी बंध बना रहे थे उसमें भी आपको ज्यादा ध्यान नहीं देने की जरूरत। हाँ बस बस यहाँ बनाएंगे तो इसी को फोकस करना है आपको। डबल बॉन्ड O, ये आधुनिक स्ट्रक्चर है। हाँ बाहरी कोष में जितना है सबका शेयरिंग कर लेगा वो। अगर आपसे कोई कह दे H3PO3 का PO4 का बनाओ तो क्या बनाएंगे? फास्फोरस 3 OH बॉन्ड बनाएगा। इसके बाद फास्फोरस के बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक ऑक्सीजन बचा है, उसके साथ डबल बना लेगा। अगर कोई हाँ H3PO3 की बात कर ले, H3PO2 की बात कर ले, तो यहाँ पे 2 OH बॉन्ड बनेगा, एक H, एक डबल बॉन्ड। हाँ EHO नहीं लिखना है। देखो ये बता रहा है कि EHO के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आपको मन में आ रहा है कि पहले मैं H लिखूं फिर बाद में O लिखूं ना, तो देखो मतलब H इसके साथ ही बॉन्ड बनाया है, तो क्या H के बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? H कभी भी 2 बॉन्ड बना सकता है? नहीं। H हमेशा किनारे पर रहेगा। कहाँ रहेगा? H हमेशा कहाँ रहेगा? किनारे पर, जानते रहो, बीच में नहीं करना है। यहाँ भी वही हाल है भाई, H की मजबूरी है, वो बीच में नहीं रह सकता। यहाँ पे क्या हुआ? 1 OH बॉन्ड, बाकी देखो 1 O बचा है डबल बॉन्ड, बाकी 2 H सिंगल बॉन्ड। ठीक है। अब आपसे कोई कह दे, अगर देखो अगर आपसे नाइट्रोजन वगैरह हो तो ये सब जो है अष्टक नियम को फॉलो करेंगे, वहां उपसंयोजी बंध बना दिया करें। नाइट्रोजन बनाएगा भाई, ऑक्सीजन वगैरह बनाएंगे उपसंयोजी बंध, जो कि आपने HNO3 का स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, HNO3 का, वो सही है, वहां पे मत लगा देना ये वाला। एक बनाएंगे OH बॉन्ड, बाकी N डबल बॉन्ड, ऐसा बना देंगे आप, क्योंकि नाइट्रोजन किसरे आवर्त का है? दूसरे का, दूसरे आवर्त का है नाइट्रोजन ना, अष्टक नियम को फॉलो करेगा ये। जो तीसरे अथवा उससे ज्यादा आवर्त के होंगे वो अष्टक नियम को फॉलो नहीं करेंगे। समझ पा रहे हो आप? जैसे मान लो कोई बोल दे कि N2O5 का बोल दे, तो कैसे बनाएंगे पता है? N डबल बॉन्ड O, फिर बीच में O, N डबल बॉन्ड O, फिर देखिए कि ये उपसंयोजी बंध बना देना है, ये बनाएंगे आप उपसंयोजी बंध। लेकिन अगर कोई बोल दे इसी को हटाकर, दोनों ध्यान से, अगर आपसे कोई कह दे P2O5 का बनाओ, किसका बनाओ? फास्फोरस तीसरे आवर्त का है, तीसरे का, वो सब बॉन्ड बना लेगा। ये डबल बॉन्ड यहां बनेगा, एक डबल बॉन्ड ऊपर बनाएगा, एक यहां बनाएगा, एक यहां बनाएगा। समझ पा रहे हो ना? इसको फटाफट छाप लीजिए आप। अच्छा देखो ध्यान से, ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिनका स्ट्रक्चर बनाना है, कुछ महत्वपूर्ण आयन है, कुछ जैसे आपसे कोई, आपको याद है ना NH4+ कैसे बनाना है? आपको NH4+ का स्ट्रक्चर पता है ना कैसे बनाना है? N पे प्लस 4H, H3O+ का O पे प्लस 3H बॉन्ड, बाकी बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन जो भी बचेगा लिख देना। ठीक है। अच्छा देखो ध्यान से, अभी पहले चलो शुरू करता बनाने का। आपसे कोई कह दे H3O9, जो H3O9 नहीं है, ये जो है SO3 का ट्राइमर है, त्रिलक है, SO3 का त्रिलक है। हाँ जैसे आपने SO3 का बनाया भी ना, ये SO3 के 3 अणु मिल के जानते हैं बनाते हैं H3O9, H3O9। इसका नाम भी सल्फर ट्राईऑक्साइड है, इसका नाम भी सल्फर ट्राईऑक्साइड, इसका नाम भी क्या है? सल्फर ट्राईऑक्साइड। बता रहे हैं, वो सब आयन है यार। ये देखो यहाँ तक आए, कहाँ तक आए देखो। अच्छा देखो ध्यान से, ये आपका सल्फर ट्राईऑक्साइड जानते रहो।
ट्राई ऑक्साइड। आप इसको आराम से समझो। जानते हैं कैसे कैसे बनता है? इसमें क्या होता है, सल्फर इससे जुड़ जाता है। ऐसे बनता है, फिर यहाँ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन जाता है। एक सल्फर के पास 3 ऑक्सीजन, इस प्रकार से बनता है। ये H3O9 का स्ट्रक्चर है। कहाँ ऑक्सीजन 4 हुआ यार? 9 ऑक्सीजन कुल मिला के हैं। देख लो, बस तुमको समझना है, समझ सकते हो कि सल्फर के पास यहाँ देखो 6 इलेक्ट्रॉन बाहरी कोष में 6 बॉन्ड बनाया है, 2 इधर बनाया, 2 इधर बनाया, 2 इधर, एक इधर एक इधर। हर सल्फर ने ऐसा किया है। बीच में एक ऑक्सीजन है। आपसे पूछ सकता है इसमें, पूछ सकता है, सुनो, आपसे पूछ सकता है कि H3O9 में SOS बॉन्ड कितने हैं? सल्फर ऑक्सीजन सल्फर के बीच में कितने बॉन्ड? 3 बॉन्ड। एक SOS बॉन्ड है, दूसरा SOS बॉन्ड और तीसरा SOS बॉन्ड है। तो SOS बॉन्ड कितने हैं? 3। हाँ, ये थोड़ा जानते रहो, पूछता है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि H3O9 में SOS बॉन्ड कितने होते हैं। तो बना बना के, हाँ तुमको याद, बहुत क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड बनेगा। अब बाकी SO बॉन्ड कितने? SOS को छोड़ दो, एक SO बॉन्ड, 2 SO बॉन्ड, 6। कितने SO बॉन्ड है? 6। फिलहाल जानते रहो SOS बॉन्ड को। अभी आपसे कोई पूछे, देखो ध्यान से, P4O10, सुनो ध्यान से, हाँ P4O10, ये जानते किससे बनता है? P4O10 बनता है P2O5 से, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड के 2 अणु, इसका द्विलक है। इसका द्विलक कौन है? P4O10। इसका नाम क्या है? फास्फोरस। इसका नाम भी फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड है, इसका भी नाम क्या है? फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, पेंटा ऑक्साइड, ठीक है। तो जब बनाएंगे ना P4O10 का, देखो ध्यान से स्ट्रक्चर कैसे बनता है। देखो 4 फास्फोरस इसमें से जुड़ते हैं, इसके बाद यहाँ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। इसके बाद इस प्रकार से बॉन्ड बनता है। P4O10 का बॉन्ड इस प्रकार से बनता है। हाँ, 2 ऑक्सीजन का बॉन्ड, ये बॉन्ड ही है। हाँ देखो, ये इसको आप याद रखना पड़ेगा, POP बॉन्ड, यहाँ भी POP बॉन्ड, ये भी POP, ये भी POP, और बीच में भी POP बॉन्ड है। हाँ, ये P4O10 का स्ट्रक्चर है, आपको समझ के याद रखना है कि हर फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाएगा। 2 इधर बनाए ना भाई, 2 इधर, एक इधर, एक इधर, और ये बॉन्ड। प्रत्येक फास्फोरस के पास 5 बॉन्ड हैं। 4 फास्फोरस 10 ऑक्सीजन, देख लो, क्लियर है ना? आपको इसको समझ समझ के याद रखना है। हाँ, इसको समझो थोड़ा सा। HNO4, HNO4 का नाम है पेरोक्सोनाइट्रिक एसिड। HNO4 जानते हैं? देखो इसका नाम है पेरोक्सो, जानते हैं? एक होता है पेरोक्साइड, पेरोक्साइड जैसे पेरोक्सो शब्द आ जाए समझ लो वहां ना। पेरोक्साइड लिंकेज, लिंकेज का मतलब पेरोक्साइड बंध है। पेरोक्सो वर्ड कभी आ जाए तुमको ना, तो पेरोक्सो शब्द का मतलब है कि वहां पे कौन सा लिंकेज है? पेरोक्साइड लिंकेज। लिंकेज का मतलब बंद होता है, जोड़। और पेरोक्साइड लिंकेज उसे कहते हैं, ध्यान से देखो, पेरोक्साइड लिंकेज तब होता है जब कभी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड पाया जाए। पेरोक्सो शब्द का मतलब है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए। ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में सामान्य केस में नहीं जुड़ते हैं, और अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में जुड़ते हैं तो उसका नाम ही होता है पेरोक्साइड, बोलते हैं उसको, पेरोक्साइड बोलते हैं। ये पेरोक्साइड लिंक है। तो जो 2 वर्ड लिखा है पेरोक्सो ना, पेरोक्सो का मतलब है कि वहां 2, मतलब 2 ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए हैं, 2 ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए हैं।
जैसे मान लो आपसे कोई कह दे NO4 का स्ट्रक्चर बनाओ ना, जानते कैसे बनाएंगे आप इस प्रकार स्ट्रक्चर बनाएंगे, N डबल बॉन्ड O, जो OH बॉन्ड था ना उसको ऐसे कन्वर्ट कर देंगे। इसके बाद ये जो OH बॉन्ड था उसके बीच में एक और O डाल देंगे, यही पेरोक्साइड लिंक है। ये पेरोक्साइड लिंक है, पेरोक्साइड लिंक आने पर ही पेरोक्सो कहा जाता है। समझ पा रहे हो ना, ये पेरोक्साइड लिंक है, योग। ऐसे आपको दिया H2SO5, तो आपको H2SO4 का याद है ना, तो 2 H बॉन्ड है, उनमें से किसी एक OH बॉन्ड के पास एक और O लगा दो, बीच में OOH कर दो, OOH। हाँ, आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। ये पेरोक्साइड लिंक है, क्या है आपका H2SO5 है ना। H2SO4 का तो आपको याद है, इसका नाम है कैरोज एसिड, ये भी ये इसका रासायनिक नाम है पेरोक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, या इसका एक और नाम क्या है, कैरोज एसिड। बहुत बार पूछा गया है कैरोज एसिड, H2SO5 को बोलते हैं कैरोज एसिड। तो जानते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है सल्फर किसी एक OH, मान लो हमने इस स्थान पे OH बॉन्ड कर दिए, हाँ बाकी सब ठीक है। जैसे H2SO4 का था उसी प्रकार ये भी रहेगा, बस इसमें एक OH बॉन्ड पेरोक्साइड लिंक आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्या है आपका, ये ना K2Cr2O7, इसको फटाफट लिखें आप लोग। और अच्छा देखो, अच्छा यहाँ आ सकता है ना, देखो ध्यान से। चलिए अच्छा, इसको फटाफट लिखो तब बता रहा हूँ। अच्छा देखो ध्यान से, अगला क्या है आपका K2Cr2O7, सुनो ध्यान से यार, K2Cr2O7 इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसकी संरचना अगर आपको बनानी हो ना, देखिए कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं क्या करते हैं, K2Cr2O7, जो पोटेशियम नहीं होता है, ये धात्विक है, धातु है, ये ना तुरंत ही ब्रेक होता है 2K+, ये पूरा ब्रेक होता है Cr2O7 डबल माइनस। आपको इसकी संरचना बनानी है, K2Cr2O7 ये तुरंत ब्रेक होता है 2K+ Cr2O7 डबल माइनस, इसकी स्ट्रक्चर बनानी है। अब देखो इसका मैं हल्का सा डायग्राम आपके मन में बनाना चाहता हूँ, कैसे बनेगा। देखो Cr2O7 है डबल माइनस, डबल माइनस का मतलब 2 माइनस कुल मिलाकर होगा, और जानते हैं माइनस किस पे होना चाहिए, मैं भी लिखा दूंगा, भी लिखाऊंगा आपको कि निगेटिव चार्ज। जानते किसको मिलता है, जिस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती उस पर निगेटिव चार्ज रहता है। अगर कभी पूरे स्पीसीज पर निगेटिव चार्ज है, माइनस है, तो माइनस किस पे रहेगा पता है, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या रहेगी, ज्यादा, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है उस पर निगेटिव चार्ज होता है, और जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है उस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। प्लस हमेशा कम इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व को मिलता है, और माइनस किसको मिलता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व को। तो यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव का है कौन, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पे माइनस है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि कभी भी एक ऑक्सीजन पे डबल माइनस नहीं हो सकता। अगर एक ही ऑक्सीजन पे डबल माइनस आ जाएगा तो बॉन्ड मनोबे नहीं करेगा। भारी कोष में 8 हो चुका है, डबल माइनस का मतलब उसके भारी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन, 8, वो बॉन्ड नहीं बनाए। तो यहाँ पे जो 2 माइनस है ना, अलग अलग, एक ऑक्सीजन पे माइनस है और अलग ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन पे, हाँ 2 माइनस 2 ऑक्सीजन पर है, ठीक है। तो जानते क्या करेंगे, सबसे पहले देखो आप ना, इसका जो बेसिक डायग्राम बनता है वो बनता क्या है, इसमें ना ये होता है Cr, इसके पास क्या मिलता है, बीच में देखो ध्यान दो, जैसे 2 क्रोमियम होते हैं, इनके बीच में एक ऑक्सीजन मिलता है, फिर बाद में 3 ऑक्सीजन इसको, 3 ऑक्सीजन इसको, मतलब इक्वली शेयरिंग, मतलब हाँ कह सकते हैं। Cr2O7 होता है ना डबल माइनस, तो एक मतलब कि Cr होता है, उसके बीच में एक ऑक्सीजन, फिर अगला Cr, उन दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन रहता है, एक ऑक्सीजन, एक ही ऑक्सीजन। इसके बाद बचा 6 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन इसको मिलता है, 3 ऑक्सीजन इसको। जो 3 ऑक्सीजन इसको मिला है उसमें से एक ऑक्सीजन पे माइनस रहेगा, और जो 3 ऑक्सीजन इसको मिला है उसमें से एक ऑक्सीजन पे क्या रहता है, माइनस। एक ऑक्सीजन पे क्या रहता है, माइनस। अच्छा ध्यान दो, सुनो देखो स्ट्रक्चर कैसे बनता है। जो क्रोमियम है
Cr, ऐसे Cr बॉन्ड बन जाता है। इसके बाद जानते हैं, देखो मैं बात कर रहा हूँ, एक ऑक्सीजन यहाँ है उस पर माइनस होगा, इधर वाला ऑक्सीजन माइनस, एक इधर ऑक्सीजन पे माइनस, बाकी दो बचे रहेंगे यहाँ के ऑक्सीजन और दो ऑक्सीजन यहाँ का बचा रहेगा। मैं बता दूं आपको, अगर ऑक्सीजन पे माइनस आता है तो इसका मतलब जानते हैं उसके पास बाहरी कोश में कितने हो जाते हैं? 7। अब वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिंगल बॉन्ड। वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? हाँ, जब ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 होगा तो डबल बनाएगा, लेकिन O माइनस होने पर क्या बनाएगा? सिंगल बॉन्ड, क्योंकि 7 हो चुका है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे पता है, दो ऑक्सीजन डबल डबल बॉन्ड बनाएंगे और एक ऑक्सीजन क्या बनाएगा? सिंगल O माइनस वाला। ऐसे यहाँ भी दो, हाँ ये डबल डबल बॉन्ड बनेगा। अब कई लोग देखो, कई लोग ना इसी स्ट्रक्चर को ये माइनस हटाकर, बॉन्ड यही रखते, माइनस को हटाकर ये सब बनाते हैं CrOCr, ठीक है। और यहाँ पे O रखेंगे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सेम स्ट्रक्चर रखते हैं, बस माइनस हुआ ना, इस पूरे पे लिख देते हैं 2 माइनस। लेकिन इससे बेहतर ये है स्ट्रक्चर, बुक में यही दिया है, आपके बुक में ये स्ट्रक्चर दिया है, तो ज्यादा फोकस आप इस पे करें। हाँ, के देखो जैसे K प्लस मिला है ना, तो आप यहाँ लिख दो 2 K प्लस, K प्लस इससे आकर्षित रहेगा। K प्लस बॉन्ड थोड़ी बनाता है, K प्लस में तो प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन होता है ना। धातु क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स को फील करता है, धातु बॉन्ड जल्दी नहीं बनाता है। तो ऐसे लग जाएगा ना 2 K प्लस, अगर यहाँ लगाएंगे तो यहाँ K प्लस, एक K प्लस यहाँ आ जाएगा और एक K प्लस यहाँ आ जाएगा, इस प्रकार से बॉन्ड बनेगा। जैसे हाँ मैंने तो ब्रेक कर दिया, अगर आप K प्लस को दिखाना ही चाहते तो यहीं दिखा दो, बगल में K प्लस O माइनस, यहाँ भी K प्लस O माइनस, या पूरे पे 2 माइनस तो यहाँ 2 K प्लस लगा दो। समझ पा रहे हो कि नहीं आप? हाँ का हो? अब देखो ध्यान से, अगला क्या है? K2CrO4। हाँ, K2CrO4 का जो स्ट्रक्चर बनता है ना, हाँ इसको ब्रेक करेंगे, 2K प्लस और CrO4 डबल माइनस। इसमें क्या समझेंगे आप कि 2 ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, 2 ऑक्सीजन जो बचा हुआ है, जानते हैं क्या होगा? क्रोमियम होगा, क्रोमियम के साथ 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएंगे और 2 ऑक्सीजन कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? जिसपे माइनस रहेगा। और बाद में क्या आप ऐसे बनाओ, K प्लस यहाँ रख सकते चाहे तो आप, या मैं एक तरीका और है ना, क्या Cr, मतलब वही कर रही है। ए क्या हो रहा है जी? इस पे 2 निगेटिव चार्ज आ जाएगा और 2 K प्लस, दोनों स्ट्रक्चर एक्सेप्टेबल है। इसके बाद अगला क्या है अभी जानते हैं? अभी आपको इसको बनाने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, देखो सुनो, जैसे SO3 का बनाना हो, मैं बना दे रहा हूं फटाफट। SO3 पे 2 माइनस, तो सल्फर के पास 3 ऑक्सीजन को मिला के बॉन्ड बनाएंगे सल्फर के साथ, जिनमें से 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि 2 ऑक्सीजन पे क्या रहेगा? निगेटिव चार्ज। 2 ऑक्सीजन पे क्या रहेगा? निगेटिव चार्ज। तो देखो इनमें से एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, बाकी 2 ऑक्सीजन कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? और इसका 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। नहीं समझ पा रहे हो क्या? या तो माइनस को हटा के ऊपर लिख दो 2 माइनस। अगर SO4 का बनाना हो, ठीक है ऐसे बनाएंगे, बस यहाँ पे क्या होगा? SO4 डबल माइनस, मतलब इसमें से 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएंगे और 2 ऑक्सीजन क्या बनाएंगे? सिंगल बॉन्ड। तो 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, 2 ऑक्सीजन क्या बनाएंगे? आपसे कोई कह दे PO4 ट्रिपल माइनस का बनाओ, PO4 ट्रिपल माइनस, तो क्या करेंगे पता है? हाँ, फास्फोरस के साथ जो 3 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाएंगे और एक क्या रहेगा? डबल बॉन्ड। और इसमें दिखाना सुनो पहले, अगर आपसे कोई कह दे इसका इलेक्ट्रॉन दिखाओ, देखो ऑक्सीजन के पास अभी 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, यहाँ O माइनस में 7 है, O माइनस का ना, एक बॉन्ड बनाया है, कितने बचे हैं? 6। यहाँ भी कितने बचे हैं? ये समझो, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन पे 4, यहाँ ऑक्सीजन के पास कितने? 4, 2, हाँ 2 लोन पे। हाँ ये बात आपके मन में चलनी चाहिए, समझ पा रहे हैं कि? हाँ तो आप ना सुनो पहले, आप प्रयास करके आना इन सब का स्ट्रक्चर बना के आना। मैं इसका बनवा दे रहा हूँ बस।
सबसे इंपॉर्टेंट समझो पहले, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आपका जो है CrO5, ठीक है। इसका नाम है क्रोमियम ऑक्साइड नाम है, ठीक है, CrO5। इसका जो स्ट्रक्चर बनता है ना, संरचना याद करो, संरचना बनता है बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर, तितली की तरह यार, बटरफ्लाई लाइक, तितली की तरह स्ट्रक्चर बनता है। अब देखो कैसे बनता है, देखो ध्यान से, क्रोमियम होता है, इसके साथ एक ऑक्सीजन बनता है डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे सिंगल, और ये जुड़ जाते हैं। बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। देखो ध्यान से, ये देखो ये क्या है, पेरोक्साइड लिंकेज है। आपको थोड़ा याद रखना है, इसमें कितने पेरोक्साइड लिंकेज होते हैं पता है? 2 पेरोक्साइड लिंकेज, 2 पेरोक्साइड लिंकेज। समझ पा रहे हो ना? बाकी उसको बना के आइएगा आप लोग। अच्छा बेटा, देखिए ध्यान से, ये जो है, ये सब स्ट्रक्चर्स जो है, आपको इतना स्ट्रक्चर घर के लिए दिया गया था, ये स्ट्रक्चर जो है आपको घर के लिए दिया गया है, इसके अलावा ये आपको बनाना है, ये वगैरह, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इसका नाम, पहले का नाम MnO4 डबल माइनस, इसका नाम है मैग्नेट आयन। तो आप रट लेंगे आप लोग, क्या नाम है? मैग्नेट आयन। जानते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? 2 ऑक्सीजन पे सिंगल सिंगल माइनस रहेगा, जानते फिर क्या बनता है? Mn 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, और 2 ऑक्सीजन पे माइनस माइनस मिलेगी, एक माइनस अगले ऑक्सीजन पे, एक माइनस अगले ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन पे माइनस आएगा तो Mn के साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिंगल बॉन्ड, ऐसे बन जाएगा। Mn डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, फिर O माइनस सिंगल बॉन्ड इधर रहेगा, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड। या तो आप चाहे पूरा करके, चलो यही सही है आपकी, ये बेहतर स्ट्रक्चर है। एक आपका होता है MnO4 माइनस, थोड़ा जानते रहो, इसका नाम है परमैग्नेट, परमैग्नेट आयन, मैग्नेट आयन MnO4 डबल माइनस, और ये परमैग्नेट आयन, इसी से बनता है पोटेशियम परमैग्नेट। के से क्रिया कराएंगे तो बन जाता है पोटेशियम परमैग्नेट, के प्लस आएगा तो बन जाएगा KMnO4, उसका नाम क्या हो जाता है? पोटेशियम परमैग्नेट, ठीक है। और अगर इससे क्रिया कराएंगे, अगर इससे क्रिया करेगा पोटेशियम तो बनेगा K2MnO4। अगर मैग्नेट आयन से जो है पोटेशियम क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? K2MnO4, उसका नाम पोटेशियम मैग्नेट होगा। लेकिन आपने पोटेशियम परमैग्नेट का नाम सुना है, और आपको सूत्र भी याद होगा KMnO4। तो देखो MnO4 माइनस का स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे आप? Mn एक ऑक्सीजन पे माइनस है, और 3 ऑक्सीजन क्या करेंगे? डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ जाएंगे, और जिस ऑक्सीजन पे माइनस रहेगा वो Mn के साथ क्या बनाएगा? सिंगल बॉन्ड। इसके बाद बात होती किसकी? ClO3 माइनस। इसके अलावा देखो ध्यान से, मैं एक और इसमें शामिल कर दे रहा हूं, एक होता है ClO2 माइनस, और एक होता है ClO3 माइनस, और एक होता है ClO4 माइनस। देखिए ध्यान से, जो ClO2 माइनस है, इसका नाम है क्लोराइट आयन, इसका नाम होता है क्लोराइट, क्लोराइट आयन। इसका नाम है क्लोरेट आयन, और इसका नाम है परक्लोरेट आयन, परक्लोरेट आयन।
तो जानते हैं क्लोराइड आयन कैसे बनेगा? क्लोरीन के पहले ये जानते रहो, क्लोरीन के बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7। तो जानते हैं क्या होता है? क्लोरीन क्या करेगा? देखो यहाँ एक ऑक्सीजन पे माइनस है और एक ऑक्सीजन वैसे है, तो जो ऑक्सीजन वैसे होगा जिसपे माइनस नहीं होगा वो क्लोरीन के साथ क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड। और जिसपे माइनस होगा वो क्या बनाएगा? सिंगल बॉन्ड। इस प्रकार से आप देख सकते हैं क्लोरीन के बाहरी कोश में उपस्थित 7 इलेक्ट्रॉनों में से 3 इलेक्ट्रॉनों ने बॉन्ड बनाया है। भाई 2 इधर बना है, एक वहां बना है, 4 बचा हुआ है, 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है जो कि लोन पेयर के रूप में लिख दिया जाएगा। थोड़ा ये जानते रहिए आप, क्लोरीन के साथ ये डबल बॉन्ड बनाएगा, यही तो होगा। ठीक है, अगर आपसे कोई कहे ClO4 माइनस और ClO3 माइनस, तो जानते कैसे बनाएंगे? हाँ, क्लोरीन के पास 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएंगे, क्लोरीन के पास 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएंगे और एक ऑक्सीजन क्या बनाएगा? सिंगल बॉन्ड, जो कि जिस पे रहेगा O माइनस, जो कि हाँ, और 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। ऐसे होता है ClO4 माइनस, इसका नाम है परक्लोरेट आयन। इसमें क्या देखेंगे आप कि 3 ऑक्सीजन Cl के साथ में क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड, और एक ऑक्सीजन क्या करेगा? चलो हमने माइनस वाला रहेगा, वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। इसके बाद आपका क्या है? P4 है। P4 का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे आप? P4 का स्ट्रक्चर होता है काइट लाइक स्ट्रक्चर। हाँ, संरचना होती है पतंग की तरह, काइट लाइक। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं इसका? पहली बात ये जानते हो कि फास्फोरस के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये सब कुछ याद होना चाहिए। फास्फोरस के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन। तो जानते हैं क्या होता है? फास्फोरस ऐसे आपस में जुड़ जाता है, और ये बीच में भी ये बॉन्ड बनता है। प्रत्येक फास्फोरस के पास 3 बॉन्ड रहता है। इस स्ट्रक्चर में देखेंगे प्रत्येक फास्फोरस के पास 3 बॉन्ड रहता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिया है और 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा प्रत्येक फास्फोरस के पास, 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो उसको बोलेंगे लोन पेयर। एक लोन पेयर प्रत्येक फास्फोरस पर बचेगा। ठीक है, तो आप उसे क्या लिखेंगे? हाँ, आप इसमें लिखेंगे टोटल बॉन्ड पेयर कितने हैं? टोटल बॉन्ड कितना है बताइए? 12 बॉन्ड पेयर है टोटल बॉन्ड पेयर। एक फास्फोरस के पास 3 बॉन्ड है, तो 4 फास्फोरस के पास कितना हो जाएगा? 12 बॉन्ड। टोटल बॉन्ड पेयर 12 है और टोटल लोन पेयर 4 है। लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉनों को लोन पेयर कहेंगे आप, जो बचे रहेंगे, साझेदारी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसके बाद अगला क्या है आपका? S8। तो जो S8 है उसकी संरचना 2 प्रकार से बनती है। कौन कौन सी भाई? एक बनता है क्या? रिंग की तरह, रिंग लाइक बनता है, और एक बनता है क्राउन लाइक, या क्राउन शेप्ड कह सकते हैं। रिंग लाइक, क्राउन लाइक। क्राउन मतलब ताज। ठीक है, वही रिंग है। देखो ध्यान से, जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है वो कैसे बनता है? जानते, ऐसे बनता है। आप ऐसे बना लो, ऐसे। इस प्रकार से बना लेंगे आप, रिंग लाइक। और अगर आपसे कोई कहते क्राउन लाइक, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, और एक होता है क्राउन लाइक स्ट्रक्चर।
वो कैसे बनता है, देखो ध्यान से। ठीक है, और इसके बाद यहां इस प्रकार से बनता है। ठीक है, अच्छा देखो ध्यान से, इन दोनों ही स्ट्रक्चर्स में जो सल्फर नहीं हुआ, सल्फर दो बॉन्ड बनाया है, प्रत्येक सल्फर दो बॉन्ड बनाया हुआ है। और सल्फर के बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, सल्फर के बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन। तो इन स्ट्रक्चर्स, दोनों ही स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा हूं, दोनों ही संरचनाओं में प्रत्येक सल्फर क्या किया हुआ है, हाँ, दो बॉन्ड बनाया हुआ है और इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, जिसको बोलेंगे दो लोन पेयर। तो प्रत्येक सल्फर के पास दो बॉन्ड पेयर है और दो लोन पेयर है। हाँ, तो सल्फर की संख्या 8 है, तो बॉन्ड पेयर कितना होगा, 16। बॉन्ड पेयर 16 और लोन पेयर भी क्या रहेगा भाई, हर सल्फर ने दो बॉन्ड बनाया है और प्रत्येक सल्फर के पास 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, जिसको दो लोन पेयर के फॉर्म में लिखना है आपको। तो लिख लेंगे आप लोन पेयर चाहे तो, मैं से बता दे रहा हूं इंफॉर्मेशन के दृष्टिकोण से। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, दोनों स्ट्रक्चर्स को शामिल करने पर, टोटल बॉन्ड पेयर 16 और टोटल लोन पेयर एलपी लिख रहा हूं 16। ठीक है, ये होगा कि नहीं आपका, ये स्ट्रक्चर्स फटाफट लिखो पहले। अच्छा देखो ध्यान से, अगला क्या है देखो, एक आपका दिया है H2S2O7, इसका नाम है ओलियम, H2S2O7। हाँ, इसका नाम है ओलियम, या इसको जो है डाई सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। अब क्यों कहते हैं मैं बता रहा हूं, इसका स्ट्रक्चर मैं ना बनाऊंगा 2 सल्फ्यूरिक अम्लों से बनाऊंगा, इसको डाई सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। कभी आपसे पूछे डाई सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, H2S2O7। ठीक है, ओलियम इसका नाम है। अब जानते कैसे बनता है, अगर दो सुने ध्यान से, अगर दो सल्फ्यूरिक अम्ल आ जाए परस्पर संपर्क में, दो सल्फ्यूरिक अम्ल संपर्क में आते हैं, तो उस केस में जानते क्या होता है, उसमें से जल निकल जाता है। क्या निकल जाता है, दो सल्फ्यूरिक अम्ल आपस में आते संपर्क में, तो उस केस में उन दोनों में से जल निकल जाता है। H2O निकला ना, मतलब क्या क्या निकला पता है, 2 हाइड्रोजन निकल चुका है, 1 ऑक्सीजन निकल चुका है। अगर टोटल जोड़ोगे 4 हाइड्रोजन होगा, 2 सल्फर होगा, 8 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन 2 सल्फर 8 ऑक्सीजन। तो जब यहां से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन निकल चुका है, तो 2 हाइड्रोजन होगा ना, और 2 ही सल्फर, ऑक्सीजन 7, यही तो बचेगा, आपको मिलेगा H2S2O7। अब इसका स्ट्रक्चर मैं इनके बेस पे बना रहा हूं, पहले 2 सल्फ्यूरिक अम्ल लाऊंगा। देखो 2 सल्फ्यूरिक अम्ल का स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, तो जानते हैं क्या होता है, इसमें से किसी एक का OH और किसी एक का H निकल जाता है, किसी एक का OH और किसी एक का H निकल जाता है H2O के रूप में। तो जो बचता है वही स्ट्रक्चर किसका होता है, जो बचेगा वही संरचना किसकी होती है, ओलियम की या डाई सल्फ्यूरिक अम्ल की। या तो आप याद रख लो ना, इस जैसे आपसे कोई कहे H2S2O7 का संरचना बनाना, सीधा आपको ये बनाना है। ये तो मैं समझा रहा हूं कैसे बनता है, आप यही याद रखो, आपको यही याद रखना है। ठीक है, और दूसरा क्या है, अगले का नाम है पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल, ये आपका H2S2O7 है। ठीक है, स्ट्रक्चर है इसका। और जो अगला है उसका नाम क्या होगा, पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब उसमें एक पेरोक्साइड लिंक होता है, एक पेरोक्साइड लिंक बंध होता है।
उसका फेमस नाम है मार्शलम। ठीक है, हाँ उसका बहुत प्रसिद्ध नाम है मार्शलम। ठीक है, H2SO8, इसका नाम है पेरोक्सो डाई सल्फ्यूरिकम, पेरोक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, या इसी का नाम क्या है, मार्शल एसिड। मार्शलम। ठीक है, ये जानते कैसे बनता है? अगर आपने इसका स्ट्रक्चर याद रखिया है, बस इसी में दो ऑक्सीजन जोड़ देते हैं, पेरोक्साइड लिंक यहाँ बनता है, यहाँ ये आपको याद रखना पड़ेगा। HNO3 HNO4 में कहाँ बनता है, दो ऑक्सीजन। HNO4 का याद है स्ट्रक्चर ना आपको? HNO4 कैसे बनता है, HOON डबल बॉन्ड O फिर ऐसे, ये HNO4 का स्ट्रक्चर है, ये तुमको याद होना चाहिए। HNO3 नहीं, HNO3 में तो केवल OH हो जाएगा, फिर यहाँ N डबल बॉन्ड O, फिर ये एक उपसंयोजी बंध। HNO4 का यहाँ जो है एक पेरोक्साइड लिंक बनता है। अगर आपको H2SO5 का बनाना हो तो आप किसी भी यहाँ, जैसे H2SO4 का स्ट्रक्चर बना हुआ है, इनमें हाँ यहाँ एक ऑक्सीजन जोड़ दो, और तो उसको बोलते हैं पेरोक्साइड लिंक। जब कभी ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में जुड़ जाए उसी को बोलते हैं पेरोक्साइड लिंक। तो यहाँ जो स्ट्रक्चर पेरोक्साइड लिंक होता है ये इसके बीच में होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ नहीं होता है मार्शल अम्ल में। तो जो इसका स्ट्रक्चर बनता है वो कैसे बनता है, EH मैं सीधा बना रहा हूँ, S डबल बॉन्ड O इस प्रकार से बनता है। ये कौन सा, एक है पेरोक्साइड लिंकेज, ठीक है। इसके अलावा आप लोग प्रयास करें यहां बनाने का, CO बनाओ, CO का स्ट्रक्चर NO2 माइनस NO2 प्लस, इनका स्ट्रक्चर बना के दिखाइए आप। और आप तो उसका बना लेंगे यार, CO3 डबल माइनस का बना लोगे ना, ये फटाफट बनाओ चाहिए इतना। इसके बाद आपको पढ़ाएंगे जानते हैं क्या, फॉर्मल आवेश, इसको पढ़ाने के बाद फॉर्मल चार्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको लिखिए। अच्छा देखिए ध्यान से, थोड़ा आप CO का स्ट्रक्चर जान लीजिए। CO2 तो बना लेंगे आराम से, C डबल बॉन्ड हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो ये CO, इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो ध्यान से, अच्छा आप ये जानते हैं कि कार्बन के बाहरी कोश में कितना, 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के बाहरी कोश में कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा पता है, ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर लेगा ताकि इसका 8 हो जाए, इसका 8 हो जाएगा ना, जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा कार्बन के साथ में, तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। डबल बॉन्ड बना, चलो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। अभी देखें आप, तो कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन बचा है, कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन बचा है, और इसके पास क्या है पता है, 4 बचा है। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचा है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचा है। आप देखिए इसका अष्टक पूरा है ऑक्सीजन का, भाई 2 बॉन्ड है, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 4 4 8 हो जाएगा। लेकिन इसके पास 6 ही है, अष्टक पूरा नहीं, इसका अष्टक पूरा नहीं। तो उस केस में जानते क्या होता है, ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसको देता है, ताकि हाँ दोनों का, भाई अगर सुनो पहले, सुनो ध्यान से, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे भी देगा तो भी 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी माने जाएंगे, इसके भी माने जाएंगे, उसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा और इसका भी हो जाएगा। अगर ये ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन को रख देगा बीच में तो क्या हो जाएगा, उसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो देखो कैसे बनता है स्ट्रक्चर, सही वाला स्ट्रक्चर। तो यही मैं बता दे रहा हूँ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, इस प्रकार से बंध बनेगा।
C डबल बॉन्ड O, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन आएंगे, इस प्रकार से बंध बनेगा। ये आप इसको देखो, हाँ बना सकते हो उपसंयोजी बंध, या आप चाहो तो इसको तोड़ के क्या लिख सकते हैं, या ट्रिपल बॉन्ड कर दो इसको, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा प्लस, कार्बन पे क्या आ जाएगा माइनस। समझ पा रहे हैं नहीं आप लोग, किस प्रकार से बंध बनेगा। अब इसका भी अष्टक पूरा है, कार्बन का देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 8, यहाँ भी देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 8, दोनों का अष्टक पूरा है, दोनों स्थायी है। तो ये CO का स्ट्रक्चर है, कार्बन मोनोऑक्साइड की स्ट्रक्चर। हाँ देखो कार्बन ने शुरू में तो डबल ही बॉन्ड बनाया था, डबल बनाने के बाद इसका अष्टक पूरा हो गया, उसका अष्टक पूरा नहीं था तो वो स्थायी नहीं था, इसलिए जो है उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे के उपसंयोजी बंध बनाकर उसको स्थायी बनाया गया। अगला क्या देखो, NO2 माइनस। जानते हैं NO2 माइनस कैसे बनेगा? अब देखो N क्या है, केंद्रीय परमाणु है, N के बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के बाहरी कोष में 6 होता है, लेकिन अगर O माइनस आ जाए तो 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो जो ऑक्सीजन होगा वो बाहरी कोष में 6 होगा, O माइनस के बाहरी कोष में 7 होगा। तो ऑक्सीजन जो होगा वो N के साथ क्या बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, और जो O माइनस होगा वो N के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और N का 2 इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा, और इसका माइनस है, 7 इलेक्ट्रॉन है ना, 6 दिए, 1 दिया है, 6 बचा है। ये NO2 का स्ट्रक्चर भाई, 3 बॉन्ड बनाएगा, थोड़े उपसंयोजी बंध बनाएगा। अब ये इसके बाद अगर कोई एक और ऑक्सीजन आ जाए, जैसे मान लो NO3 माइनस आ जाए, NO3 माइनस, तो उस केस में एक ऑक्सीजन और होगा और वो डबल बनाएगा। O माइनस का काम हो चुका है, अब 2 ऑक्सीजन बचेंगे, उसमें से एक ऑक्सीजन डबल बनाएगा और अगला ऑक्सीजन इसके साथ क्या बनाएगा, उपसंयोजी। डबल नहीं बन पाएगा यहाँ पे, क्योंकि नाइट्रोजन तीसरे आवर्त का है, दूसरे नाइट्रोजन है दूसरे आवर्त का, ये डबल नहीं बनाएगा। फास्फोरस होता तो बना लेता आराम से। ठीक है, इन सब की बातें कल हुई हैं। अगला क्या है, NO2 प्लस। आप स्ट्रक्चर बना के रटो, तो जानते हैं आप प्लस किस पर है, प्लस ऑक्सीजन पे नहीं है, प्लस नाइट्रोजन पर है। जो देखो मैं यही नियम दिखाऊंगा आपको कि जो ऋणावेश कम विद्युत ऋणी परमाणु पर, अरे कम कह रहा हूं, ऋणावेश अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर स्थित होता है, जबकि धनावेश किस पर भाई, कम विद्युत ऋणी परमाणु पर स्थित होता है। समझ पा रहे हो कि नहीं आप लोग? जो निगेटिव चार्ज होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, उसको दिया जाएगा। जैसे NO2 माइनस में एक निगेटिव चार्ज था तो आपने निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन को दिया, N को नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो पॉजिटिव चार्ज आपको O को नहीं देना है, किसको देना है, N को। अब देखो ध्यान से, अगर N पे सुनो, अगर N पे कभी प्लस आता है ना, N पे प्लस आता है सामान्य केस में, इसका मतलब वो 4 बॉन्ड बना रहा है। कितना बॉन्ड बना रहा है, 4। N सामान्य केस में 3 ही बॉन्ड बनाता है, लेकिन N पे अगर प्लस आए उसका मतलब कितना बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड। जैसा कि आपने NH4 प्लस में देखा था, NH4 प्लस में प्लस N पे मिला था तो N ने कितना बॉन्ड बनाया था, 4, H के साथ जुड़ा था, इस वजह से प्लस आया था। तो यहाँ जो प्लस है N पे है, N पे प्लस आने का मतलब N ने कितना बॉन्ड बनाया है, 4 बॉन्ड, डबल बॉन्ड इसके साथ, डबल बॉन्ड इसके साथ, N पे प्लस, N पे क्या रहेगा, प्लस आ जाएगा। थोड़ा इसको ध्यान दिया। अभी देखो, अब अगर इसको और अच्छे तरीके से समझना हो, अच्छे तरीके से आपको समझना हो ना, तो देखो अगर N पे प्लस आ जाए ना, प्लस का मतलब इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, हाँ N होता है तो 5 होते हैं, N प्लस का मतलब 4 हो गया। अब तो डबल डबल बना सकता है ना, 8 हो जाएगा, इसका भी 8।
समझ पा रहे हैं? थोड़ा इस स्ट्रक्चर को समझ समझ के आप याद रखें भाई। हर अणु की एक फिक्स स्ट्रक्चर है, उसको समझ के आपको याद रखना है। अगला क्या है? CO3 डबल माइनस, कार्बोनेट आयन। इसका कैसे बनाएंगे पता है? कार्बन के बाहरी कोष में 4 होता है। हाँ, कार्बन के बाहरी कोष में 4, जिसमें देखो 2 ऑक्सीजन पे 1-1 माइनस रहेगा, 2 माइनस से 1-1 ऑक्सीजन पे 1-1 माइनस जाएगा, और 1 ऑक्सीजन बचा रहेगा जिसके बाहरी कोष में 6 रहेगा। मतलब जो ऑक्सीजन, जिस ऑक्सीजन पे माइनस नहीं रहेगा उसके बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, और जो O माइनस रहेगा उसके बाहरी कोष में कितना? 7 इलेक्ट्रॉन। भाई 2 ऑक्सीजन पे माइनस आएगा तो 2 O माइनस बनेगा, 1 ऑक्सीजन रहेगा और कार्बन है, तो जो O माइनस होगा कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और जो ऑक्सीजन होगा वो क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड। तो ध्यान दें आप, जो O माइनस होगा वो कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और जो ऑक्सीजन होगा डबल बॉन्ड। इस प्रकार कार्बन के पास चारों जो है इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। ये आपके कार्बोनेट आयन की संरचना है। इसको बेहतर तरीका देखो, ये है ना, आगे चल के मॉडर्न में आप ये पाएंगे कि कार्बोनेट आयन इस तरीके से नहीं बनता है, ये ऐसे बनता है। मतलब वही है, ऐसे बनता है, त्रिकोणी, इसको बोलते हैं त्रिकोणी शेप। इसकी व्याख्या बाद में की जाएगी कि ये ऐसा क्यों शेप है। ये भी देखो, अभी बहुत सारे स्ट्रक्चर आप ऐसा पाएंगे कि आपने गलत पढ़ा है, मतलब उसका शेप गलत है। हाँ, शेप का डिटर्मिनेशन जो होगा, शेप का जो निर्धारण होगा इसी बॉन्ड के आधार पर किया जाएगा, तभी आप सही से संरचना बनाएंगे सबका। ठीक है, अभी के लिए थोड़ा यही बनाएं आप लोग, लिखो फटाफट।